बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है ताकि उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से मुख्तलिफ तरह के कॉम्प्लिकेशंस उस ऑर्गेनिज्म में, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पैदा ना हो। इसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो ख़ास तौर पे अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में है, जब ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो इसकी वजह से मुख्तलिफ तरह की कॉम्प्लिकेशंस, डिसऑर्डर्स की तरफ बॉडी को ये ले जाती हैं, जैसा कि कन्वर्जन्स हो जाती है, बॉडी में अकड़ाव आ जाता है, कोमा और इवन डेथ भी काज हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि इनको इकट्ठा ना होने दिया जाए, इनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए ताकि एक बैलेंस, एक होम्योस्टेसिस बरकरार रहे। तो हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात करेंगे। ये पोर्शन इसमें एमसीक्यूज हैं और कुछ एक तो शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन इन एनिमल, तो सबसे पहले जैसे प्लांट में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड व्हाट आर द वेस्टेज, व्हाट वर द वेस्टेज इन प्लांट। इसी तरीके से यहाँ पर भी वेस्ट जो मेनली अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड हैं, इनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं हमारे एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन में इनमें से तो वो एक कॉमन यहाँ पे बात है जिसे हम डी अमाइनेशन कहते हैं। उसको समझने के लिए आप ये डायग्राम को जब देखते हैं तो क्लियर हो जाती है। हमारी बुक में भी ये डायग्राम गिवन है। ये डायग्राम अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन के अंदर भी अमाइनो एसिड मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजीनियस बेस्ड है। दोनों के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं या अमाइनो एसिड है, दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है जिसे कहते हैं अमाइनो ग्रुप। वो अमाइनो ग्रुप फिर मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज्म से गुजर के मुकम्मल नाइट्रोजीनियस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, तीन तरह की मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में से अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप को निकालते हैं उसको कहते हैं डी अमाइनेशन। फिर ये अमाइनो ग्रुप देन कन्वर्ट आइदर इनटू अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इसी चीज़ को यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में लिखा गया है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट मेटाबोलाइट्स कॉन्स्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स primarily in the catabolism of amino acid the amino group is released। और जो कैटाबोलिज्म होता है अमाइनो एसिड का, उसमें अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है जिसे डी अमाइनेशन कहते हैं, और ट्रांसफर टू अदर मॉलिक्यूल, और फिर वो अदर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है जिनको बाद में रिमूव कर दिया जाता है या रीयूज कर दिया जाता है। मेनली हम यहाँ पे रिमूव होने वाले कंपाउंड्स की बात करते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया वगैरह। अगर इनकी एक्सक्रीटेड लेवल हो जाए ब्लड के अंदर तो वो टॉक्सिक हो सकती है। एलिवेटेड लेवल ऑफ वेस्ट क्या काज करेगी, ये कन्वर्जन्स काज कर सकती है जिसे इनवोलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स कहते हैं, कि मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, अकड़ाव आ जाता है, कोमा हो जाएगा और इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। इस वजह से इट इज़ नेसेसरी कि इन तमाम तर वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो एनिमल में जो मेनली तीन मेजर वेस्ट हैं दे आर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इसके अलावा कुछ लो क्वांटिटीज में भी वेस्ट है और कुछ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में है। तो तीन तरह से कैटेगराइजेशन करते हैं एमसीक्यूज के लिए, इनको आप याद रखते हैं कि मोस्ट कॉमन वेस्ट, लोअर क्वांटिटीज जो वेस्ट हैं और वेरी लोअर क्वांटिटीज वेस्ट हैं। तो लोअर क्वांटिटीज में जो वेस्ट है उसमें सबसे मेन है कैराटिनिन, और कैराटिनिन, कैराटीन एंड ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। आपकी सहूलत के लिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख दिया गया है ताकि ये है क्या उस हवाले से भी आपको पता चले। कैराटिनिन, ये कैराटिनिन जो एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ये बनती है मसल में फ्रॉम कैराटीन। मोर मसल्स मोर कैराटीन फंक्शनिंग मोर, यानी अब कैराटीन मसल की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होती है। जब मसल्स ज्यादा वर्क करेंगे, ज्यादा फंक्शनिंग करेंगे तो ज्यादा कैराटीन उसमें इन्वॉल्व है। कैराटीन के मेटाबॉलिज्म से मसल में उतनी ही ज्यादा कैराटीनिन बनती है, यानी जितनी ज्यादा वर्किंग हमारी मसल की होगी तो उतनी ही ज्यादा कैराटीनिन भी बनेगी। कैराटीन क्या है? कैराटीन नेचुरली अकरिंग मसल के अंदर मौजूद एक प्रोटीन है।
ये प्रोटीन एक्सेस जब हो जाती है तो ये एक नाइट्रोजनियस वेस्ट के तौर पे रिमूव किया जाता है इसको। इसके बाद ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है जो कि रेड मीट वाले जो जानवर है प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया बाय द डाइजेशन ऑफ रेड मीट इन फूड, कि फूड के अंदर जो रेड मीट है, रेड मीट से मुराद मटन या बीफ का जो गोश्त है, उसकी जब डाइजेशन की जाती है, उसकी डाइजेशन के दौरान डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बैक्टीरिया की मदद से ये कंपाउंड पैदा होता है ट्राईमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड। बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद हैं हर ऑर्गन, जैसे हमारे आपने पढ़ा है कि विटामिन के मौजूद है, प्रोड्यूस करने वाले इकोलाई बैक्टीरिया मौजूद है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके अलावा बाकी तमाम एनिमल्स के इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जब वो एनिमल रेड मीट को खाता है, उस रेड मीट की डाइजेशन होती है, उस डाइजेशन के नतीजे में एक ट्राईमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड बनती है जो जो उस जो एनिमल है उसके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे रिमूव की जाती है। इसके बाद कुछ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में है, जिसमें प्यूरीन्स है, पायरीमिडीन्स हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरीन एंड पायरीमिडीन बेसिस प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो प्यूरिन और पायरीमिडीन आप जानते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म से भी कुछ यहाँ पे बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनती हैं, उसमें हाइपोजेंथीन है या जेंथाइन भी पढ़ लेंगे। ये स्कॉर्पियन के अंदर मेनली बनता है, जो बिच्छू वगैरह होते हैं उनमें। यूरिक एसिड और एलेंटोइन, एलेंटोइन ये नेचुरली अकरिंग इन स्किन फाइंड इन काउ यूरन, ये स्किन के ऊपर मौजूद होता है नेचुरली एलेंटोइन, और जो काउ के यूरन में भी ये मौजूद होता है। तो ये भी एक कैसे बनता है, ये पायरीडीन और पायरीमिडीन और प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से बनता है। उसके बाद यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह भी कुछ बनते हैं। तो तीन तरह से यहाँ पे फिर आप कैटेगराइज कर देते हैं, मोस्ट कॉमन, लोअर क्वांटिटी में और वेरी लो क्वांटिटी में। और तीसरी चीज यहाँ पे जो है, दैट आर द प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरीमिडीन, वो आपको नाम आने चाहिए। इनमें से एमसीक्यूज के तौर पे भी कोई भी आ सकता है, विच ऑफ फॉलोइंग के इज द प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरीमिडीन, ऐसे भी आ सकता है, या फिर इसको आप नाम भी आ सकते हैं। तो इसको तैयार करेंगे। इसके बाद एनिमल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से कोई से दो या कोई से डिफरेंस में दो हम से पूछे जा सकते हैं। कि हम जानते हैं कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ये आपके सामने है अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले, ये लिखी हुई है आपकी बुक में, ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप लाजमी पढ़ेंगे, एमसीक्यूज के लिए बढ़िया है। मैं एक्वेटिक एनिमल्स, खास तौर पे मछलियां जो है बोनी फिश, और खास तौर पे जो बोनी फिश होती हैं वो ये मसलन ट्राउट है या आप गोल्ड फिश है, ये बोनी फिश होती हैं। उसके बाद मैमल्स जो हैं, मैमल्स मोस्ट एम्फीबियंस शार्क्स एंड सम बोनी फिश, वो यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। उसके बाद जो रेप्टाइल्स हैं, जिसमें बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और लैंड स्नेल्स आ जाते हैं, वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। इसमें से लैंड स्नेल वाला कई दफ़ा ऑप्शन एमसीक्यूज के तौर पे आ चुका है, बाकी भी आ जाते हैं। शार्क वाला पूछा गया है, तो ये आपको एमसीक्यूज में पता होना चाहिए। दूसरी बात जो इसमें पता होना चाहिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, वो यूरिया और यूरिक एसिड का फार्मूला आता है। तो आप यूरिया का फार्मूला तो जानते हैं, केमिस्ट्री में भी आप इसको पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। और ये यूरिक एसिड का फार्मूला आपके लिए न्यू है, इसको भी आप इसी तरीके से ड्रा करेंगे, एक दो बार इसको ड्रा करके देखेंगे तो ये इसका फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में एक दो बार आ चुका है। तो ये आप करेंगे। तो इसी बेस पर वो एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, उनको हम कहते हैं अमोनोटेलिक, एनिमल एक्सक्रीटिंग अमोनिया। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ ली, एक्वेटिक एनिमल, बोनीफिश वगैरह। यूरियोटेलिक, ऐसे एनिमल जो यूरिया को एज अ वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, जैसे मैमल, शार्क। और यूरेकोटेलिक, ऐसे जो यूरिक एसिड को एज अ वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे, जिसमें लैंड स्नेल है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो ये सादा सा डिफरेंस, 2 पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है, कोई भी जो वेस्ट है हमारे पास एक्सक्रीटरी, वो डिपेंड करती है हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। आपको अगर याद हो, जो पहले दिन हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की डेफिनेशन की, तो आपकी फर्स्ट पेज के इस बुक के फर्स्ट पेज पे जहाँ एक्सक्रीशन है, वहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है एक्सक्रीशन की डेफिनेशन से पहले, कि एक्सक्रीशन डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तीन तरह की हमारे पास मेजर वेस्ट हैं, और तीन तरह के ही मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अमोनिया जो है, अमोनिया की मेटाबॉलिज्म के लिए, अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमें वाटर ज़्यादा रिक्वायर है। यूरिया के लिए पानी कम रिक्वायर है, यूरिक एसिड के लिए पानी बहुत कम रिक्वायर है।
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह नेचर ने इसलिए ये चीज़ें रखी हैं कि ये जानवर वैसे ही इन्वायरमेंट में रहते हैं। मसलन जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, वो अमोनिया क्यों एक्सक्रीट करते हैं? एक बात तो ये कि अमोनिया की एक्सक्रीशन के लिए वाटर की मिकदार ज़्यादा रिक्वायर है। एक हमारे पास फिगर दे दी जाती है कि 1 ग्राम अमोनिया की एक्सक्रीशन के लिए, मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन के लिए तकरीबन 500 ml वाटर रिक्वायर है। इतना वाटर फिर पानी के अंदर ही हो सकता है। जो पानी में रहने वाले जानवर है वही इतना पानी बियर कर सकते हैं। उनको बियर से मुराद उनकी ही कैपेसिटी है कि इतने पानी उनको मैसर है। हमारे ज़मीन पे हम लोगों को तो इतना पानी मैसर नहीं है, ना ही एक सहरा में रहने वाले एनिमल को मैसर है। इसलिए और यूरिया की 1 ग्राम जो मेटा एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिज्म है उसके लिए 50 ml वाटर रिक्वायर है। इसलिए यूरिया उन एनिमल में एक्सक्रीट होती है जिनमें रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई है, जैसे ये मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं जो लैंड के ऊपर टेरिस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं। और यूरिक एसिड के 1 ग्राम के लिए 1 ml वाटर रिक्वायर है। इट मीन्स कि ये ऐसे इलाकों में एक्सक्रीट होगी, ऐसे इलाकों के एनिमल में एक्सक्रीट होगी जो ज़्यादातर एरिड इन्वायरमेंट में रहते हैं, खुश्क इलाकों में रहते हैं, डेजर्ट वगैरह में रहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं और लैंड स्नेल वगैरह। यानी जिसमें पानी की ज्यादती है, जिसमें उसके लिए जिस कंपाउंड में पानी ज़्यादा रिक्वायर है वो एक्सक्रीट कर रहा है। जहाँ पानी की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है उसमें, और नेचर ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी वो रखी है जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में मेटाबॉलिज्म करती है। जिसमें पानी की सप्लाई बहुत ही लो होती है जिन एनिमल में, वहाँ पे नेचर ने प्रोडक्ट भी वही रखी है जिसको वाटर की सप्लाई भी कम रिक्वायर है, ताकि एक बैलेंस रहे। इन्हीं चीज़ों को अब रिटर्न फॉर्म में हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, वाई अमोनिया एन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल, के फ्रेश वाटर एनिमल में अमोनिया ही एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्यों है, यूरिया क्यों नहीं, यूरिक एसिड क्यों नहीं? अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक एंड डिजॉल्व क्विकली इन बॉडी फ्लूइड। ये बॉडी फ्लूइड में जाके मुख्तलिफ तरह के जो है वो प्रोसेसेस, जैसे अभी हमने पढ़ा, कन्वर्शंस और ये कोमा वगैरह काज करते हैं, इसलिए इसकी लो कंसंट्रेशन को बॉडी में रखा जाता है। टू मेंटेन इट्स लो कंसंट्रेशन बिलो दैट ऑफ बॉडी रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसके लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर है इसके मेटाबॉलिज्म में, यूरिन में इसको एलिमिनेट करने के लिए। एंड दिस इज पॉसिबल इन एन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में होगा, यानी फ्रेश वाटर के अंदर ही होगा जिसमें साल्ट कम और वाटर ज्यादा हो। इसलिए जो हाइपोटोनिक वाटर में रहने वाले, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले जानवर हैं, वो चूंकि पानी एक्सेस है, वो अमोनिया के लिए वाटर उनके पास एक्सेस है तो उसको एक्सक्रीट करते हैं। ये फिगर लिखी है एमसीक्यूज में, बड़ी अहम है। 500 वाटर इज नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। और इतनी फिर वाटर 1 ग्राम के लिए 500 ml है, तो 1 ग्राम अमोनिया तो एक्सक्रीट नहीं होती, ये तो कई ग्रामों में एक्सक्रीट हो रही होती है दिन भर की। तो इसलिए इतना ज़्यादा पानी सिर्फ फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल की ही पहुंच में हो सकता है। उसके बाद वाई यूरिया इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द टेरिस्ट्रियल मैमल, वही बात जो अभी हमने बात की। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर अमोनिया कैन नॉट बी केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज अमोनिया नीड्स मोर वाटर एंड इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर देयर इज नो that amount of water that is required for the metabolism of ammonia. That's why in restricted supply of water there is excretory product urea. The other alternative is to change its less toxic substance such as urea. Urea require only 50 ml of water for its 1 gram of nitrogen removal. तो इसलिए इसमें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो मैमल है उनमें यूरिया एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। इसके बाद वाई यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन एरिड हैबिटेट। एरिड हैबिटेट इंतहाई खुश्क हैबिटेट, वजह उसकी यही है कि खुश्क इन्वायरमेंट में वाटर कम है, तो यूरिक एसिड के लिए भी वाटर कम रिक्वायर होता है। एनिमल इनहिबिटिंग एनिमल्स इनहेबिटिंग इन्वायरमेंट विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, जिसमें पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज सप्लाई हो, रिक्वायर एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट व्हिच कैन बी एक्सक्रीटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। यानी इनके लिए फिर ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी भी कम हो। अब ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड के रहते इंतहाई शदीद वाटर की कमी में है, उसके लिए अमोनिया एक्सक्रीट हो जिसके लिए पानी इतना ज्यादा रिक्वायर है, तो पानी किधर से आएगा 1 ग्राम अमोनिया के लिए 500 ml। इसलिए नेचर ने जैसा इन्वायरमेंट वैसी ही उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रखी है। Only 1 ml water is required to eliminate 1 gram of the nitrogen in the form of uric acid। तो इसलिए ये तीन तरह के वाटर के साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिपेंड करती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस इसी तरह से आपको आ सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट जो बात है दैट इज द यूरिया साइकिल। आपकी बुक में यूरिया साइकिल बना हुआ है, आप सिर्फ उस यूरिया साइकिल को ड्रा करेंगे और उस ड्रा करने के 2 नंबर होते हैं, ड्रा यूरिया साइकिल। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये एंजाइम्स भी लिखे हैं, इनको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। हमारी बुक में जैसे ऑर्निथीन एक कंपाउंड है, ये कन्वर्ट होता है सिट्रोलिन में, और इस प्रोसेस में एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया ऐड होता है। उसके बाद सिट्रोलिन कन्वर्ट होता है आर्जिनिनो सक्सिनेट में, आर्जिनिनो सक्सिनेट कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में, आर्जिनिन के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है आर्जिनेज और बनता है यूरिया, और ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथिन। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। तो ये सिर्फ साइकिल को ड्रा करना है। और हमें अब इस साइकिल से जब हम ड्रा करते हैं तो इसी से 2 नंबर हासिल हो जाते हैं इसको ड्रा करने से। ऐसे ही ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑर्निथिन, ऑर्निथिन से सिट्रोलिन, सिट्रोलिन से अर्जिनिन, अर्जिनिन से अर्जिनिनोसक्सिनेट, अर्जिनिनोसक्सिनेट फिर अर्जिनिन और फिर ये यूरिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। ये अब इसमें कुछ ऐसे छुपे हुए एमसीक्यूज हैं जो कि पेपर में आ जाते हैं, खासतौर पे एंट्री टेस्ट लेवल पे 1-2 एमसीक्यूज इसमें से आए हुए हैं पहले भी, उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। कि आप देखें यहाँ पे 2 अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है वो इनपुट है, और आउटपुट जो हमें चीज हासिल हो रही है वो यूरिया है। तो 2 अमोनिया एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड इन 1 यूरिया साइकिल। अगर 2 यूरिया साइकिल है तो 4 अमोनिया हो जाएंगे। और ये बड़ी बड़ी अहम चीज है कि ये होता कहाँ है पे प्रोसेस, ये एमसीक्यूज आया हुआ है। ये प्रोसेस होता है लिवर के अंदर, लिवर के साइटोप्लाज्म में और लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। लिवर के सेल के साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ चूंकि अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो कन्वर्ट कर दिया जाता है लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर। फिर ये यूरिया जाता है किडनी के पास। किडनी में यूरिया ब्लड से निकाल के उसको फिल्टर कर लिया जाता है, वो यूरिया यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, और साफ जो वाटर है, जो ब्लड है, वो बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है, जिसको कि हम किडनी के फंक्शनिंग में वेरी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी भी करेंगे। और दूसरी बात, नोट इन द फ्रेश वाटर फिश, ये जो यूरिया साइकिल है ये फ्रेश वाटर फिश में नहीं होगा, ये टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में होता है या मैरीन फिश में होता है। फ्रेश वाटर फिश में क्यों नहीं होता? अभी हम पढ़ के आए कि फ्रेश वाटर फिश में अमोनिया ही डायरेक्टली एक्सक्रीट कर दी जाती है, वो यूरिया में कन्वर्ट ही नहीं होती। उसके बाद इसमें एटीपी रिक्वायर होते हैं, तकरीबन 4 एटीपी रिक्वायर होते हैं एक यूरिया साइकिल के लिए। तो यूरिया साइकिल का इसमें अब आपको ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि पहला स्टेप कहाँ से है, कहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो ऑर्निथिन, ऑर्निथिन इज द प्रीकर्सर ऑफ यूरिया साइकिल, इट इज द फर्स्ट स्टेप। ऑर्निथिन की कन्वर्जन सिट्रोलिन में ये फर्स्ट स्टेप है। ये एमसीक्यूज आया हुआ है कई दफा, विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्रीकर्सर ऑफ यूरिया साइकिल। तो ऑर्निथिन इज द प्रीकर्सर ऑफ यूरिया साइकिल। ऑर्निथिन इज द प्रीकर्सर, प्रीकर्सर से मुराद जहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट स्टेप है। और इसमें सिर्फ ऑर्निथिन 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, बाकी सिट्रोलिन, आर्जिनिन और ये सारे के सारे 6 कार्बन वाले कंपाउंड है, और बेसिकली ये सारे के सारे क्या हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको एमसीक्यूज के तौर पे पता होनी चाहिए। इस लेवल पे तो एमसीक्यूज इसमें नहीं आता, मगर एमकेट लेवल पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक हम इसको कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से फिर ह्यूमन में एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे।